देखो ये जो चैप्टर है हमारा यानी फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, यानी कि विस्थापन धारा क्या है और विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहला टॉपिक यही है हमारे पास में। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और मैक्सवेल के प्रकाश संबंधी कुछ नियम हैं। वो इसने 4 नियम दिए थे। मैक्सवेल नामक जो साइंटिस्ट थे वो बहुत महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने 4 नियम दे करके मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक इन दोनों के कनेक्शन को पूरी तरीके से समझा के रख दिया था। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, यानी विस्थापन धारा क्या होती है, तो ये एक नई धारा उत्पन्न हो गई, एक नई धारा पैदा हो गई। यानी अभी तक हमने जो धारा पढ़ी वो विद्युत धारा पढ़ी, हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं सुना था। ये बात तो क्लियर है। अब एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? वैसे अगर हम करंट को देखें कि करंट एक्चुअली में क्या है, तो करंट होता है रेट ऑफ चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यही कहते थे हम लोग, ठीक। लेकिन एक्चुअली में ये आवेश प्रवाह की दर नहीं है, और इसको भी हम समझेंगे कि आवेश प्रवाह की दर क्यों नहीं है। भाई आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यहां तक जहां तक हमने पढ़ा यहां तक कहना ठीक है, क्योंकि अभी तक 8th से या 9th से या 10th से हम यही पढ़ते आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं तो ऐसा कहना भी गलत है। अभी तक हमने यही पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अभी तक सिर्फ यही पढ़ते आए। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ इसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं तो ऐसा कहना गलत है। भाई जो चार्ज है, चार्ज वो किसी भी तरीके का चार्ज हो, अगर वो फ्लो हो रहा है तो वहां पर करंट फ्लो होता है। ठीक, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, ओस्टेड नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको ये बताया था कि भाई साहब अगर आप एक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एक तार में क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक अपन ने तार लिया, तार में अपन ने करंट फ्लो किया और उसके बाद उसके समांतर एक कंपास सुई रख दी, और उस कंपास सुई को जब हम चेक करेंगे तो वो एक और विक्षेपित हो जाएगी। लेकिन जब हम बैटरी से तार के कनेक्शन को बदलेंगे तो जो चुंबकीय सुई है वो दूसरी ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हम तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहां पर सवाल ये उठा कि अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र हो, तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। अगर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो सवाल ये उठा कि क्या परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता क्या? अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई, अब इस चैप्टर में जाके क्लियर होगी। इससे पहले अभी हमने यही पढ़ा कि अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता है, इसको हम चेक करेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा और इससे पहले तक जितने साइंटिस्टों ने बताया, उन्होंने ये बताया कि धारा जो होती है वो आवेश के बहने के कारण उत्पन्न होती है, जिसे अपन कंडक्शन धारा कहते हैं। मतलब
चालनों के द्वारा होती है, आवेश वाहकों के द्वारा होती है। इस धारा को हम IC भी लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू dq अपॉन dt। C का मतलब हुआ कंडक्शन या कंडक्टेंस करंट, मतलब आवेश वाहकों के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है उसे हम वैद्युत धारा कह रहे हैं, उसे हम चालन धारा के नाम से जानते हैं। इसका नाम हो जाएगा चालन धारा, यानी इसी धारा को हम चालन धारा कह सकते हैं फिलहाल अभी तक। आप ये जानते हैं कि एक तार है और उस तार में अगर इस दिशा में धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और समझ लो आप लोग कि मान लीजिए ये कोई तार है और इसे अपन ने सर्किट से जोड़ा गया, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है, तो धारा का फ्लो इसी तरीके से होता है। प्लस से धारा यानी यहां से धारा निकलेगी, जैसे ये कोई सर्किट मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है, तो सीधी सी कहानी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, इससे निकल जाता है, मतलब धारा की दिशा जो होती है वो इस दिशा में होती है, धन से निकलती है धारा, ऐसे चलेगी, धारा का मार्ग ये है। अब जब धारा का मार्ग ये है या धारा धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे में प्रवेश करती है धारा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन ये कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस दिशा में होगी, ये होंगे इलेक्ट्रॉनों की दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है या बैटरी क्या करती है, ये जो हमने सेल लगाया है ये बैटरिया करती क्या है, किसी सर्किट में अगर हम लगाते हैं तो बैटरिया का काम होता है, जैसे ही सर्किट से हमने लगाया, सर्किट से किसी भी बैटरी को जोड़ा तो उसने दौड़ाया इलेक्ट्रॉनों को, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाया, बोले चलो निकलो, फटाफट निकले इलेक्ट्रॉन, भागे दौड़े, धन में प्रवेश कर गए। जैसे ही कोई धन में प्रवेश करा वैसे ही कोई ऋण से फिर निकल भागा, फिर एक निकला ऋण से एक धन में प्रवेश करेगा, दो निकले ऋण से दो धन में प्रवेश करेंगे, तीन निकले ऋण से तीन धन में प्रवेश करेंगे, यही क्रियाकलाप चलता रहता है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सेल है यानी कि जो बैटरी है ये ना तो इलेक्ट्रॉन को खाती है, ना इलेक्ट्रॉन को पीती है, ना इलेक्ट्रॉन को रखती है, कुछ नहीं करती, सिर्फ बैटरी का काम इतना होता है कि सर्किट से जुड़े तो बस लगा दो काम पे इलेक्ट्रॉनों को कि चलो बेटा लग जाओ काम पे, और बैटरी को हटाया सब कुछ जीरो। ठीक, तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यह है कि यहां पर तो हमने चालन धारा पढ़ ली थी कि इतनी होती है, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो ओवरऑल किसी सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है वो सिर्फ इतनी नहीं होती, सिर्फ इतनी नहीं होती, इसके अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ होता है। वो जो कुछ ना कुछ होता है, जो छूट गया, जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए या अभी तक ध्यान नहीं दिया, यानी जो इस चैप्टर में उसका एक्सप्लेनेशन बताया, उसी छूटे हुए पद को हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली में वो था क्या जो धारा के साथ छूट गया था, एक्चुअली में वो क्या था जो धारा के साथ छूट गया था, और जो छूट गया था उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, या एक्चुअली में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। इतनी सी बात है, यानी पढ़ना पूरी रामायण एक्सप्लेनेशन की तरह समझना है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा अस्तित्व में आती है उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ये एक नंबर की पार्टिकुलर इसकी डेफिनेशन हो गई। अब परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, समझने वाली बात यहां पर यह है। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक कैपेसिटर है, संधारित्र, चैप्टर नंबर 4, संधारित्र को आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर है ये, इसकी दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हो गई भाई, ठीक है।
इसके बाद इन प्लेटों को अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें तो ये कैपेसिटर काम करना चालू कर देता है। ठीक है, यहां मान लीजिए कोई धारा बह रही है और वो धारा ऐसी धारा है जो समय के साथ बदल रही है। ठीक है, परिवर्तनशील वैद्युत धारा है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है, लेकिन परिवर्तनशील वैद्युत धारा है तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा ये चेक करना है हमको। ठीक है, यहां पर एक धारा है, ये सर्किट मान लीजिए क्लोज सर्किट है, ये ऐसे पूरा क्लोज सर्किट है। ठीक है, कनेक्शन कर दिया हमने इसका, या चलो ऐसे हम कनेक्शन कर ही देते हैं इसको। इधर से मान लीजिए कि ये ऐसे कनेक्ट है, ये यहां से ऐसे डिवाइड है। तो सोचो जरा, जैसे ही हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो संधारित्र के बारे में आपने ये पढ़ा है कि इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, कहीं अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, कोई तार में धारा बह रही है, तो मैक्सवेल का एम्पियर का परपथी नियम सबने पढ़ा है। मैक्सवेल का एम्पियर का परपथी नियम, मैक्सवेल का एम्पियर का परपथी नियम, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये एम्पियर का परपथी नियम है। ठीक है, तो एम्पियर का परपथी नियम के आधार पर, यानी किसी तार में धारा बह रही है, उस तार के चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये निकालने के लिए मैक्सवेल का एम्पियर का परपथी नियम लगाते हैं। और उसका नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लूप लेंगे, वृत्ताकार लूप लेंगे। ठीक है, अब चूंकि वृत्ताकार लूप लिया ही है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इतने को हम मिटा दें यहां तक। ठीक है, यहां मान लीजिए कि कोई बिंदु P है। अरे बाबा, ऐसे बनाया करते थे कि नहीं बनाया करते थे? याद है कुछ के नहीं? ये P बिंदु हो जाया करता था, ये R हो जाया करती थी, ये धारा प्रवाहित होती थी, तो इसके लिए ये इक्वेशन निकल आया करती थी। और चुंबकीय क्षेत्र का मान देखें तो dl यानी कि पूरी परिधि सरकमफ्रेंस कितना होता था? 2 पाई r होता था। तो b बराबर कितना निकल आएगा? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r। यही तो हमने पढ़ा था 7th और 8th चैप्टर में। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर हमने एक लूप बनाया, वृत्ताकार लूप बनाया, और एम्पियर के परपथी नियम को अगर हम देखें तो ये कहलाता है समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, और आई कौन सी? परिवर्तनशील टी। तो अगर हम यहां पर एक बिंदु P रख लें, मान लीजिए एक बिंदु हमने क्या रख लिया? P रख लिया, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? इतना हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया, इधर पे इतना क्या आ गया? चुंबकीय क्षेत्र आ गया। चलो भाई ठीक है, इसमें तो धारा बह रही है, ये कंडक्शन धारा है, जैसे हम IC कहते हैं, ये वही धारा है। चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मान लीजिए अगर हम यहां पर एक लूप बनाएं, मान लीजिए ये एक लूप का नाम था, मान लीजिए M1, एक लूप का नाम है यहां पर M2, यहां पर हम एक लूप बनाएं, इस लूप से होकर के तो कोई तार नहीं जा रहा। बोलो, ये तो सर्किट ऐसा था ना, यानी इससे होता हुआ ये तार जा रहा था, तो तार के चारों ओर का ये आपका पूरा रास्ता था, तो इस रास्ते में हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया था। लेकिन यहां से कोई तार का ऐसा कनेक्शन नहीं है, कोई तार का कनेक्शन नहीं है, तो अब यहां पर धारा क्या होगी? जीरो। यहां पर करंट क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर हम M2 के लिए देखें तो ये तो ठीक है, ये नहीं बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र मान लिया हमने कि यहां पर B है, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आपकी वही DL है, ये म्यू जीरो भी हो जाएगा, बट करंट क्या है? जीरो। तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या जाएगी? जीरो, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया जीरो। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया जीरो। तो हमने देखा, मतलब अभी तक हमने यही पढ़ा ना, यहां पर जब कोई तार करंट जा नहीं रहा, कोई तार नहीं है,
तो यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब बात यह है कि यहीं पे वो पद छूट गया। अब वो कैसे छूट गया ये चेक करते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि यहां पर कोई करंट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए भाई आपने ये ध्यान दिया होगा सबने, जब संधारित्र की प्लेटों को किसी तार से कनेक्ट करते हैं जिसमें धारा बह रही है, जिसमें धारा बह रही है, तो प्लेटों पर, एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश एकत्र हो जाता है। बोलो ऐसे ही है ना, एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जरा समझो, यहां से हमने तार का कनेक्शन इससे किया तो मतलब कोई ना कोई बैटरी लगाई होगी तभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वो क्या कर रही है, अभी अभी हमने समझाया, बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाना। ये निकला यहां से इलेक्ट्रॉन, जब इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां क्या हो गया, धन आवेश, और यहां पर हो गया ऋण आवेश। कहां जाएगा भाई, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर पहुंच जाएगा एक ऋण आवेश। धारा और बढ़ाई, धारा को और बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, और धारा बढ़ाई और निकला, और यहां पहुंचा, और बढ़ाई और निकला, और यहां पहुंचा, और बढ़ाई और निकला, और यहां पहुंचा। धारा कम, इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज भी कम होगा। करंट बढ़ेगा, यानी परिवर्तन हो रहा है करंट में, करंट बढ़ेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब जब दो प्लेटों के बीच एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बन गई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, और जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में मजबूती आती चली जाएगी। पहले करंट छोटा सा था, मुन्ना सा था, पप्पू सा था, भैया सा था, एक ठो इलेक्ट्रॉन निकला था, एक ठो इलेक्ट्रॉन गया था, एक ठो रेखा खिंच गई थी, वैद्युत बल रेखा एक आ गई थी। बढ़ाया, 1 से 10 हुई, 10 से 100 हुई, 100 से 1000 हुई, 1000 से लाख हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मजबूत हो गया। अब सुनो बात को, अंदर क्या रखा है, लूप। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात की वैद्युत बल रेखाएं, और बीच में रख दिया हमने एक तल, लूप। तो लूप से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, लूप से क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना वैद्युत फ्लक्स कहलाता। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बोलो क्या हुआ, वैद्युत फ्लक्स में हुआ परिवर्तन, हुआ वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। अब चेक करें कि इसके कारण कोई धारा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो गई, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहां पर जो हम देखेंगे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होती है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतना होता है कि नहीं, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अंदर है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी अंदर है तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन फाई ई है। फाई ई बराबर हमने पढ़ा है E इंटू ए, फाई बराबर E इंटू ए, और E बराबर हमने पढ़ा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इंटू में है ए से ए कैंसिल हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा Q बराबर कितना है, Q बराबर आ जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आ गया करंट क्या कहलाता है, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। बोलो होता है कि नहीं? ये हम अंदर की बात कर रहे हैं, ये अंदर की बात है, किसी को नहीं पता ना। हाँ, यहाँ की बात चल रही है, अभी ये सब बाहर की बात थी। तो Q बराबर कितना आया? Q बराबर आया फाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखा फाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। बोलो एक करंट आया कि नहीं आया? अलग प्रकार का आया कि नहीं आया? आवेश प्रवाह की दर नहीं है, ये क्या है? फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। डी फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। डी फाई ई बटे डी टी क्या है? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उसके कारण ये धारा अस्तित्व में आई और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी यहां पर हम लिखेंगे क्या? ये जो आईडी आई है, आईडी बराबर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यह है डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट आपका आईसी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी है। तो एक बात सुनो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग हो रही है वहां उत्पन्न हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहां है आईसी करंट, चालन धारा, और यहां विस्थापन धारा। तो एक बात सुनना, यहां है चालन धारा, विस्थापन धारा है जीरो, विस्थापन धारा है जीरो, और यहां है विस्थापन धारा और चालन धारा है यहां पर जीरो। चालन धारा क्या है? जीरो। तो लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल सर्किट में यहां तक देखें हम, तो जो टोटल करंट था वो करंट था I बराबर IC प्लस ID। यानी एक्चुअली में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था टोटल, वो IC प्लस ID हो रहा था। और अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे वो I का मान IC के बराबर लेके और किस्सा खत्म कर देते थे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इधर पे भी किसी चीज का आस्तित्व था और वो आस्तित्व था डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो ये पद छूट जाता था हर बार, तो साइंटिस्टों ने इस पद को भी व्याख्या करी और इस पद को भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, फिर आगे चल के